नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर की कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की लेवल है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल होती है वो किस तरीके से रेगुलेट की जाती है वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। There are two type of endocrine influencers on blood glucose regulation likely। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो टाइप के एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसर्स मतलब हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई। तो ये जो ग्लैंड्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है यही होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसर्स, दो तरीके के एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। लाइकली जैसे कि फर्स्ट है हार्मोन दैट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एग्जाम्पल इंसुलिन। तो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करते हैं, मतलब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाले भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया। इंसुलिन ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और दूसरे हैं हार्मोन्स दैट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एग्जाम्पल ग्लूकागॉन, इपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, थायराइड हार्मोन एक्सेट्रा। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो इंसुलिन ये भी एंडोक्राइन हार्मोन हो गया, और साथ में ग्लूकागॉन, इपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, थायराइड हार्मोन ये भी एंडोक्राइन हार्मोन हो गया। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज भी कर सकते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। द पैंक्रियाज हैज़ अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसका सबसे मेजर रोल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का। द मेन हार्मोन आर ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। तो जो मेन हार्मोन्स होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेगुलेशन में वो कौन से होते हैं? ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया और सोमैटोस्टैटिन हो गया। स्मॉल एरिया ऑफ पैंक्रियाज कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस। तो एक एरिया होता है हमारे पैंक्रियाज में, एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है अल्फा सेल्स विथ सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन। तो सबसे पहले होगा ये अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है इसमें अल्फा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लूकागॉन हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। और दूसरे है बीटा सेल्स विथ सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन। दूसरे कौन से होते हैं? बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। अनादर डेल्टा सेल्स विथ सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन एंड रेगुलेट अल्फा एंड बीटा टुगेदर। अनादर सेल्स होते हैं जिनको हम डेल्टा सेल्स बोलते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं। ये पैंक्रियाज में ही होते हैं जो सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं, और साथ में ये जो अल्फा सेल और बीटा सेल्स हैं इनको रेगुलेट करते हैं। कौन से सेल? डेल्टा सेल। तो इस तरीके से पैंक्रियाज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर चार्ट दिया गया है हमें हार्मोन रेगुलेशन का, तो वो देखेंगे। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, तो हार्मोन्स के थ्रू ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलेट की जाती है। तो किस तरीके से रेगुलेट की जाती है, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर 4 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली है फ्रॉम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का सबसे मेन रोल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का। तो फ्रॉम पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागॉन, अमाइलिन ये सारे हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। ये पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं और ये सारे हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट है फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड ये भी इन्वॉल्व होती है
ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया एड्रेनल मेडुला और दूसरा हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल मेडुला से इपिनेफ्रिन ये हार्मोन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिसोल है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है ACTH। ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए। देन नेक्स्ट है GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल दिखाते हैं, ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। देन नेक्स्ट है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन ये हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट हो गया। तो वन बाय वन इन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। ये हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन किस तरीके से इन्वॉल्व होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करने में, वो देखेंगे। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस इन बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो इंसुलिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसमें बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का और फैट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। It enhances the entry of glucose in cells, enhance storage of glucose as glycogen and enhance synthesis of protein, lipid and amino acid। देखिए इंसुलिन कौन कौन से रोल प्ले करता है। It enhance the entry of glucose in cells। तो हमारे सेल्स में ग्लूकोज एंटर हो इसके लिए ये उनकी एंट्री जो है वो इन्हांस करता है, मतलब बढ़ाता है। जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज की सेल्स के अंदर एंटर होने की वो बढ़ाता है। देन इन्हांस स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। तो ये स्टोरेज जो है ग्लूकोज का स्टोरेज जो है वो भी इन्हांस करता है। ग्लूकोज का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो इसके लिए इंसुलिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट है इन्हांस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन, लिपिड का और अमाइनो एसिड का सिंथेसिस जो है वो भी इंसुलिन बढ़ाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट है फाइनली इट लोवर्स द ग्लूकोज लेवल। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज लेवल कम करता है, मतलब इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज की एंट्री करता है सेल में, साथ में ग्लूकोज का स्टोरेज भी बढ़ाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और साथ में जो प्रोटीन, लिपिड, अमाइनो एसिड है उनका सिंथेसिस इन्हांस करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर जो भी ग्लूकोज होता है एक्सेस अमाउंट में वो फिर नॉर्मल अमाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से फिर इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये हार्मोन किस तरीके से काम करता है। ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन दैट सीक्रेट फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ग्लूकागॉन ये एक हार्मोन है जो कि अल्फा सेल सेक्रेट करते हैं। ग्लूकागॉन ये अल्फा सेल से सेक्रेट होता है, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनके अल्फा सेल से ग्लूकागॉन ये सीक्रेट होता है। इट शो एक्टिविटी अपोजिट टू इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन की एक्टिविटी जो है वो इंसुलिन से एकदम ही अपोजिट होती है, टोटली अपोजिट एक्टिविटी होती है इंसुलिन की और ग्लूकागॉन की। इट इन्हांसेस ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है ये बढ़ा देता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है ब्लड में वो बढ़ा देता है। इट कॉज लीवर टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ये क्या करता है जो हमारा लीवर होता है उसको स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में और मसल्स में स्टोर करके रखा हुआ होता है। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है जो हमारा लीवर होता है उसको स्टिमुलेट करता है
ताकि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके और इस तरीके से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। देन नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन किस तरीके से काम करता है? सोमैटोस्टैटिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन also known as somatotropin releasing inhibiting factor released from delta cells of islet of Langerhans। तो सोमैटोस्टैटिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसको सोमैटोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ये डेल्टा सेल से रिलीज होता है, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनके डेल्टा सेल से ये रिलीज होता है। इट लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। सोमैटोस्टैटिन ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। देन नेक्स्ट है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन किस तरीके से काम करता है? द हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। इपिनेफ्रिन ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड में जो एड्रेनल मेडुला होता है उससे इपिनेफ्रिन ये रिलीज होता है। इट्स इफेक्ट इज मेडिएटेड थ्रू द हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड ग्लूकोज। तो ये जो इपिनेफ्रिन है ये कब रिलीज होता है? ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाने के बाद। इसका इफेक्ट कब दिखता है? जब हाइपोथैलेमस सिग्नल्स भेजता है, किसके रिस्पॉन्स में? टू लो ब्लड शुगर। अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल लो है, कम हो गया है ग्लूकोज हमारे ब्लड में, तो उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल्स भेजता है एड्रेनल मेडुला में और उसके थ्रू फिर इपिनेफ्रिन ये रिलीज होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इट कॉज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ये क्या करता है? इपिनेफ्रिन क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज की लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज करता है। इट स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स, लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। में इपिनेफ्रिन ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है हमारे मसल्स में और लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन करता है हमारे एडिपोज टिश्यू में। डिक्रीज इंसुलिन सेक्रेशन एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन सेक्रेशन। तो इंसुलिन का सेक्रेशन ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है और साथ में ग्लूकागॉन का सेक्रेशन ये इंक्रीज कर देता है। तो इपिनेफ्रिन ये क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किस तरीके से काम करता है? इट इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज इन अ एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये भी एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, पर ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स में सिंथेसाइज होता है। इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो कम कर देता है। ग्लूकोज जो यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे सेल्स, उसका यूटिलाइजेशन ही कम कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूज़ ना होने की वजह से वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है और उसकी वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कॉर्टिसोल काम करता है, इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम करता है? दिस हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। दिस इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके बाद ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। इट रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्रोथ हार्मोन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से ये ग्रोथ हार्मोन काम करते हैं। देन नेक्स्ट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन किस तरीके से काम करता है? इट इज़ अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो ये ऐसे हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं। थायरोक्सिन ये हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे हार्मोन हो गए, हमने सभी हार्मोन के बारे में देख लिया। तो ये सारे हार्मोन जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 हार्मोन देखे जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करते हैं, बाकी सारे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कौन करते हैं? इंसुलिन हो गया और साथ में सोमैटोस्टैटिन हो गया। बाकी जो भी हार्मोन है जैसे ग्लूकागॉन हो गया, इपिनेफ्रिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं।
तो इस तरीके से ये रेगुलेशन हो गया, इस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन होता है ग्लूकोज का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो रहा हो, एबनॉर्मल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कुछ डिसीज कंडीशंस हमें हो सकती हैं। तो कौन कौन सी डिसीज होते हैं एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हुआ कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वेयर एंजाइम्स मे नॉट वर्क प्रॉपरली और may not have enough enzyme to break down the carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब ये ग्रुप होता है, यहाँ पर एक ही डिसीज नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे डिसीज होते हैं। वेयर एंजाइम्स मे नॉट वर्क प्रॉपरली, जहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखी, टीसीए साइकिल देखी, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल देखी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस साइकिल देखी, तो इन सारे साइकिल्स में हमने एंजाइम्स पढ़ा, एंजाइम्स देखे। जितने भी साइकिल्स यहाँ पर हमने पढ़े उन सारे साइकिल्स में एंजाइम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और वही एंजाइम्स अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर मे नॉट हैव इनफ एंजाइम। तो अगर वो एंजाइम ही अब्सेंट है हमारे बॉडी में, वो एंजाइम ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, तो उस कंडीशन में भी हमें डिसीज कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स ऑकर होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है डायबिटीज़, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीज़ है। डायबिटीज़ आपने नाम सुना होगा, ये आजकल कॉमन हो गया है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मतलब जो हमारे ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसीज़, ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीज़ है, इसीलिए ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है दैट कॉज हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर मतलब हमारे ब्लड की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पर हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देयर आर फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ विच आर एज फॉलोज। तो अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है और साथ में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। दिस टाइप कॉज बाय ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या करती है, हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पे अटैक करती है। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, तो बीटा सेल्स पे अटैक होने की वजह से वो प्रॉपरली इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। इसकी वजह से फिर हमें डायबिटीज़ होता है। तो ऐसे डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। देन नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। तो हमारे बॉडी में इंसुलिन नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल लेवल में रिलीज़ होता है, पर हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस फॉर्म करती है इंसुलिन का, तो उसकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ तो होता है पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस फॉर्म करती है इंसुलिन के अगेंस्ट। इस तरीके से अगर हमें डायबिटीज़ हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ या फिर टाइप 2 डायबिटीज़। देन नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब क्या होता है, हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो डायबिटीज़ होता है, ब्लड शुगर हाई होता है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये टेम्पररी कंडीशन होती है, ये प्रेगनेंसी में ही होती है, हमारे प्लेसेंटा की वजह से होती है। मतलब प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कंडीशन ऑकर होती है, टेम्पररी कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन सिम्टम्स। कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इंक्रीज हंगर, भूख बढ़ जाती है। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ जाती है। वेट लॉस होने लगता है। ब्लरी विजन, प्रॉपरली नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है।
एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो गए डायबिटीज़ के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हंटर सिंड्रोम। तो हंटर सिंड्रोम मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच बॉडी डज नॉट प्रॉपरली ब्रेक डाउन शुगर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। तो ये एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चे में आता है। तो ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयरली पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन नहीं करती। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है पर ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में प्रॉपरली कन्वर्ट ही नहीं होता, या फिर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं होता प्रॉपरली। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हंटर सिंड्रोम। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। देन नेक्स्ट है हर्लर सिंड्रोम। हर्लर सिंड्रोम मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। In this disease, the body is missing or does not have enough of enzyme needed to break down long chain of sugar molecules. अगर हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखा, टीसीए साइकिल देखा, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल देखा, तो उनमें हमने एंजाइम्स पढ़े। तो उन एंजाइम्स में से कोई भी एंजाइम अगर मिसिंग हो हमारी बॉडी में, या फिर वो इनफ अमाउंट में नहीं हो, मतलब जितने अमाउंट में हमारे बॉडी में होना चाहिए उतने अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं हो वो एंजाइम, तो उस टाइम पे जो साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और उस कंडीशन में हमें ये कंडीशन ऑकर होती है, हर्लर सिंड्रोम ये कंडीशन ऑकर होती है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल बिल्डअप इन द बॉडी एंड कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या होता है, अब शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेस ही नहीं हो रही है, इसकी वजह से एनर्जी ही फॉर्म नहीं होगी, और जो मॉलिक्यूल्स है जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्डअप होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उसकी वजह से वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ऑकर होती है। तो इस तरीके से ये हर्लर सिंड्रोम होता है। देन नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इज़ लोअर देन नॉर्मल। तो हाइपोग्लाइसीमिया में जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इट कैन बी कॉज ड्यू टू, तो ये किस वजह से हो सकती है, इसके रीजंस दिए गए हैं। सबसे पहला है डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट रेगुलेशन। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का रेगुलेशन डिस्टर्ब हुआ हो तो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया ये कंडीशन हो सकती है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज इंसुलिन सेक्रेशन। अगर इंसुलिन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ गया हो तो उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया ये कंडीशन देखी जाती है। तो इस तरीके से ये हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। देन नेक्स्ट है मैनोसिडोसिस। मैनोसिडोसिस मतलब क्या होता है? मैनोसिडोसिस इज़ अ रेयर डिसीज हैविंग अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो मैनोसिडोसिस ये रेयर डिसीज़ है। मैनोसिडोसिस ये एक रेयर डिसीज़ है जिसके दो फॉर्म होते हैं, अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फ़ा मैनोसिडोसिस इज़ अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज प्रॉब्लम इन मेनी ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो अल्फ़ा मैनोसिडोसिस ये एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है इन मेनी ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हमारे ऑर्गन में और टिश्यू में, हमारी बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम कॉज करता है। बीटा मैनोसिडोसिस इज ऑल्सो अ रेयर डिसऑर्डर। ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि हमारे ऑर्गन्स को और टिश्यू को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया मतलब क्या होता है? गैलेक्टोसेमिया इज़ अ रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोसेमिया ये एक रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, मतलब ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो इट अफेक्ट बॉडीज एबिलिटी टू कन्वर्ट गैलेक्टोज टू ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की, उसको ये अफेक्ट करता है। The disorder is caused by a deficiency of an enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase which is vital to this process। तो ये जो डिसऑर्डर है ये किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? गैलेक्टोज 1-phosphate यूरिडिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ये जो एंजाइम है ये इस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है
पर ये एंजाइम डिफिशियंसी होने की वजह से, ये एंजाइम अब्सेंट होने की वजह से फिर गैलेक्टोसेमिया ये कंडीशन ऑकर होती है। तो इस तरीके से ये हो गई गैलेक्टोसेमिया। देन नेक्स्ट है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज मतलब क्या होता है वो देखेंगे। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज आर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज ग्लाइकोजन टू बी इम्प्रॉपरली स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज ये भी एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पर यहाँ पर अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं। ये ग्रुप होता है, एक ही डिसऑर्डर नहीं होता, यहाँ पर अलग अलग डिसीज होते हैं। टू बी इम्प्रॉपरली स्टोर्ड इन द बॉडी, ग्लाइकोजन टू बी इम्प्रॉपरली मतलब जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है वो इम्प्रॉपरली स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी में। फॉलोइंग आर वेरियस टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ये ग्रुप होता है डिसीजेस का, तो यहाँ पर हमें टाइप्स दिए गए हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज के। ये सारे टाइप्स जो है वो मिलके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज जो है वो ऑकर होता है। तो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो टाइप्स देखेंगे यहाँ पर हम कौन कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहला है वॉन गाइट्स डिसीज। तो वॉन गाइट्स डिसीज ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है पॉम्स डिसीज, कोरीज डिसीज, एंडरसन्स डिसीज, एमसी एडल्स डिसीज, हर्स डिसीज और टाउरिस डिसीज। तो ये सारे जो डिसीज़ है, ये सारे डिसीज़ जो है इनके सिम्टम्स अलग होते हैं। इनमें जो प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइम की कमी होती है, जो एंजाइम है वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो डिसीज़ है ये पूरा ग्रुप होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सारे डिसीजेस देख लिए हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा ये जो पूरा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो हमने सिलेबस में सबसे पहले देखा था। तो जितने भी टॉपिक थे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देन वहीं पर देखेंगे कि हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।